हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऊपर ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर में ये पढ़ा था कि आखिरकार केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। उसके बाद हमने बात की थी कि रेट से क्या मतलब होता है। हम पूरे केमिकल काइनेटिक्स में एक टर्म को पढ़ने वाले हैं और वो टर्म हमारे पास है रेट। तो रेट का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 टाइप का रेट होता है। एक तो होता है एवरेज रेट, जिसमें हम पूरी कंप्लीट रिएक्शन किस रेट के साथ चली है, किस स्पीड के साथ चली है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें रेट निकालना पड़ जाए तो वो रेट क्या होगा, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है किसी भी रिएक्शन के लिए, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। इसके लिए अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमने कहा था इसके लिए जो रेट होगा वो इक्वल होगा -1/1 dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt के, और ये भी इक्वल होगा हमारे पास 1/2 dNH3/dt के। ठीक है, ये हमने बात की थी। एंड देन हमने बात की थी कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि हम किसी भी रिएक्शन का जब रेट लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं, तो इन सभी चीजों को, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, हम एक दूसरे के साथ इक्वेट करते हैं। उसके पीछे का हमने रीजन जाना था, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में कि आखिरकार रेट लॉ क्या होता है एंड ये हमारे चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी आपको कहीं ना कहीं आइडिया यहां से मिल जाएगा कि अब पूरे चैप्टर में हम रेट लॉ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आखिरकार रेट लॉ है क्या। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि रेट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, या फिर कंसंट्रेशन हो गई। तो हमारे पास रेट लॉ क्या बताता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ। उसका क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ, और किसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ हमें क्या बताता है, रेट लॉ हमें बताता है कि आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। और रेट लॉ ने हमें एक एक्सप्रेशन दिया, और वो एक्सप्रेशन क्या था, वो एक्सप्रेशन था कि जो आपकी रिएक्शन का रेट होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेज़ टू पावर n। रेज़ टू पावर n। n क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऑर्डर समझ में ही नहीं आ रहा, कभी ऑर्डर कह रहे हैं, कभी मोलिकुलरिटी कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, आखिरकार ये चक्कर क्या है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है, और हमारी जो रिएक्शन है वो कब मोलिकुलरिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी और कब वो अलग से ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, राइट। जो मैंने अभी बात बोली है ना, उसका कोई सेंस नहीं है, सच्ची में सेंस नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हम पढ़ने वाले हैं कि कब हमारा ऑर्डर जो है वो मोलिकुलरिटी के इक्वल होगा और कब हमारा जो ऑर्डर है वो मोलिकुलरिटी के इक्वल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सब कंफ्यूजन जो है वो दूर करेंगे धीरे धीरे। अभी पहले अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। तो हमें रेट लॉ ने क्या कहा, हमें रेट लॉ ने कहा कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर इट्स ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिलता है। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो ये हमारे पास रेट लॉ क्या बन जाएगा, रेट लॉ बन जाएगा रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर n। जहां पे हमारे पास के क्या है, के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, के को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर n। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे पास इस रेट लॉ के बारे में ही। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि आखिरकार हमारा ऑर्डर से क्या मतलब है। आखिरकार हमारा ऑर्डर से क्या मतलब है। देखिए, मैं कोई चीजें ऐसी नहीं समझाना चाहता जो आपको समझ में नहीं आए, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ऑर्डर का क्या मतलब है। अब देखिए, जो n है हमारे पास, मैंने कहा ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। हमारे पास जो ये n है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और दूसरी बात, ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये हमारे पास क्या होती है, एक
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। हम इसको थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं कि मेरा जो रिएक्शन गिवन है उसका ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास एक रिएक्शन है 2N2O5, ये डिसोसिएट जब हम करेंगे थर्मली इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 4NO2 के अंदर प्लस O2 के अंदर, 4NO2 प्लस O2 के अंदर। मुझसे कोई पूछे कि बताओ इसका रेट क्या देखने को मिलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट जो है वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है N2O5, तो ये हमारे पास रेट किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर इट्स ऑर्डर। कई बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं कि यहां पर जो आगे स्टोइचियोमेट्री होगी ना यही ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर नहीं होता। इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है ना वो होता है 1, इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो होता है 1। अब बच्चे पूछेंगे सर 1 तो कहीं दिख नहीं रहा, 1 कैसे आया, इसलिए मैंने क्या कहा ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, इसको आप थ्योरेटिकली पता नहीं कर सकते कि कितना ऑर्डर रहेगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है ये कि मेरी जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेज़ टू पावर 1, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 1 होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर ठीक है मान लिया n का मतलब है ऑर्डर, ठीक है मान लिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन ये तो समझा दो इसका मतलब क्या है, आखिरकार क्या चीज डिटरमाइन करने में हेल्प कर रही है। बच्चों ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि मेरा जो ऑर्डर है वो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि अगर मैं मेरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसके साथ कुछ खिलवाड़ करूं, उसके अंदर कुछ चेंज करूं, तो ऑर्डर के कारण मेरा जो रेट है वो कैसे चेंज होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा मैंने कहा ऑर्डर ये जानने में हेल्प करती है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने से रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा इस रिएक्शन का जो मेरे पास रेट ऑर्डर है वो 1 है, तो अगर मान लो मैंने कहा कि मैंने जो है कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन जब डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2N2O5 की जगह क्या लिखा जाएगा 2 × N2O5, तो रेट क्या बन जाएगा मेरे पास, रेट बन जाएगा K 2N2O5 रेज़ टू पावर 1 है ना, रेज़ टू पावर 1, 2 को बाहर ले आऊं, 2 को बाहर ले आऊं क्योंकि एक कांस्टेंट है ये, तो क्या बन जाएगा 2K N2O5 रेज़ टू पावर 1 है ना। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया तो मेरा रेट क्या हो गया, डबल। कंपेयर कर लो, एक ये रेट है और एक ये रेट है, दोनों में क्या फर्क है, नीचे वाला जो रेट है ना वो डबल है पहले वाले के, यानी कि मेरे ऑर्डर ने ये डिसाइड किया है कि मेरी जो रिएक्शन होगी उसका जो रेट होगा, अगर ऑर्डर 1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करूंगा तो रेट डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स करूंगा तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स करूंगा तो रेट 10 टाइम्स हो जाएगा अगर ऑर्डर 1 है तो। मान लीजिए मैंने कहा मेरी कोई एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 0 है, जिसका ऑर्डर क्या है 0, तो मान लीजिए A से B बन रहा है और जो मेरी रिएक्शन का ऑर्डर है वो है 1, तो क्या सॉरी 0, तो क्या समझने में हेल्प कर रहा है मेरे को, ये चीज ये समझने में हेल्प कर रहा है कि मेरे पास जो रेट है, सबसे पहले रेट क्या लिखा जाएगा, रेट लिखा जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 0, क्योंकि ऑर्डर क्या है 0। अब किसी की पावर 0 होती है तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि मेरे पास जो रेट है वो इक्वल होगा रेट कांस्टेंट के, वो इक्वल होगा मेरे पास रेट कांस्टेंट के। अब मान लो मैंने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट क्या बनेगा, रेट बन जाएगा K 2A रेज़ टू पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होगी तो क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, तो रेट अभी भी मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर मेरी 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी तो मैं कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज कर लूं, उसको डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, हाफ कर दूं, आधी कर दूं, नेगेटिव कर दूं, कुछ भी कर दूं, मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं होगा। किसने जानने में हेल्प करी, ऑर्डर ने जानने में हेल्प करी कि अगर मेरा ऑर्डर 0 है इसका मतलब ये है कि मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर मेरा ऑर्डर 1 है तो यानी कि मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और कंसंट्रेशन डबल करने से मेरी जो रिएक्शन का रेट है वो डबल हो जाएगा। मान लीजिए इसी रिएक्शन के लिए मैंने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है, तो क्या बन जाएगा K A रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा, रेट क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई A रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ पे रेट क्या निकल के आएगा, मेरे पास रेट निकल के आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए ये मेरे पास रेट हो गया। अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डबल कर दी तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। डबल करने का मतलब क्या है, रेट इज इक्वल टू K 2A रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ऑप्टिमम ऑर्डर 2 है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4K 4A रेज़ टू पावर 2, ठीक है, 4A स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं 4K
A रेज़ टू पावर 2। यानी कि अब कंपेयर करो, ये फर्स्ट रेट है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर मैंने मान लो ले रखी थी, ये तब है जब मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट क्या बन गया 4 टाइम्स। यानी कि अगर मेरा ऑर्डर 2 है तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल रेट के 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि ऑर्डर क्या डिपेंड कर जानने में हेल्प कर रहा है कि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है। ऑर्डर से ही ये डिसाइड करूंगा कि भैया अगर मैंने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो वो सारा जानने में किसने हेल्प करी है, मेरे ऑर्डर ने। तो ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का सिर्फ इतना मतलब है कि वो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। इतना समझ में आया। अब देखिए दो बातें तो हमें समझ में आ गई, क्या कि ऑर्डर जो है मेरे पास वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और दूसरी बात ये कि ऑर्डर मुझे ये जानने में हेल्प करता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर रहा हूं तो मेरे पास रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे चेंज होगा। तीसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात हमने रिलेशन डेवलप किया रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। ऑर्डर हमें रिलेशन बताता है इनके बीच में। और तीसरी चीज हमारे पास क्या, ऑर्डर की वैल्यूज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो ध्यान से सुनना। ऑर्डर जो मेरे पास है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मेरे पास ऑर्डर जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, जीरो एंड फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मैंने बात बताई है ना, ये फॉर अ इंडिविजुअल स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए बताई है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो ऑर्डर की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है इनमें से एक स्पीसीज के लिए। अगर मैं लेकिन पूछूं कि ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। बट फॉर अ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑर्डर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। फ्रैक्शनल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा a प्लस बी जो है वो दे रहा है मुझे 2b, a प्लस जो b है वो दे रहा है 2b। मुझे कहा जाए कि जो आपकी a रिएक्टेंट है इसका ऑर्डर तो है 2, और जो b रिएक्टेंट है इसका ऑर्डर है -1। तो देखो ऑर्डर जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। तो a का ऑर्डर 2 है, b का ऑर्डर -1 है, नेगेटिव है ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना पड़ जाए मुझे, ओवरऑल रिएक्शन का अगर मुझे ऑर्डर निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में -1 ये बन जाएगा 1। तो इसका मतलब मेरे पास ओवरऑल ऑर्डर कभी भी रिएक्शन का जो है नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। लेकिन एक इंडिविजुअल स्पीशीज का जो ऑर्डर है ना वो मेरे पास नेगेटिव हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें थी ऑर्डर को लेके। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी बहुत सारी पढ़ ली, अब इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस में। थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे। मान लीजिए मुझे कहा जाए आपके पास एक ए स्पीशीज है, एक बी स्पीशीज है, एक ए स्पीशीज है, एक बी स्पीशीज है, और यहाँ पे जो रेट दे रखा है मुझे, यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। शुरू में मुझे क्या कहा गया, इसकी भी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसकी भी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसकी जो है 0.1 ही है, इसकी मैंने क्या कर दी 0.2 कर दी। और मुझे कहा जाए इसका रेट मान लो R है, तो मुझे कहा गया जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन ऑफ B जो है डबल करी, रेट जो है वो क्या हो गया 2R हो गया। ठीक है, अब क्या किया, पहला केस ये है मेरे पास। ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने जो है शुरू में 0.1 इसकी रख रखी थी, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1। अब मैंने क्या किया, A की जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 कर दी, यानी ये डबल कर दी, और B की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 ही रखी। तो मुझे कहा गया इसका रेट R है तो इसका रेट हो गया 4R। तो अब मुझसे पूछा गया ये बताओ ऑर्डर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू A एंड B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, रेट लगाओ, रेट कैसे लिखते हैं, K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर इट्स ऑर्डर
कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर इट्स ऑर्डर, मान लो इसको मैंने एन डैश कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, एन डैश कह दिया। अब देखो मैंने क्या किया हुआ है, पहले में पहला ऑर्डर मेरे पास यही रहेगा, पहला ऑर्डर मेरे पास यही रहेगा, तो मैंने जो है ए की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, ए की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब क्या है, जब मैंने बी की जगह 2b किया तो मेरा जो रेट है वो क्या हो गया, डबल हो गया। और रेट डबल तभी तो होगा जब ये एन डैश की वैल्यू क्या पाएगी, 1। तो एन डैश की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख दी, अभी हमें के ए के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ए रेज़ टू पावर एन का एन, क्योंकि दोनों में हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ए की वो तो सेम ही है, तो इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेट डबल तभी हो पाएगा मेरे पास जब मेरे पास जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि मुझे समझ में आ गया एन डैश की वैल्यू तो क्या है मेरे पास, 1। अब देखो क्या कहा गया, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो मेरे पास जो रेट है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यानी कि कंसंट्रेशन डबल करी है, रेट 4 टाइम्स कब बढ़ेगा, जब मेरा ऑर्डर क्या होगा, 2। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने जो है क्या किया, जो मेरे पास बी की कंसंट्रेशन है तो सेम है, बी की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो मेरे पास क्या करना है, मुझे लिखना है के 2a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n डैश। तो देखो इसकी कंसंट्रेशन तो सेम है, तो हमने चेंज किया नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने 2a कर दी कंसंट्रेशन तो रेट 4 टाइम्स हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब n की वैल्यू क्या पाएगी, 2 पाएगी, तो रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2। तो अब मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा मेरे पास k कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू पावर 1। सिंपल सी बात है, आपको जस्ट कंपेयर करना है। हमें पहले कहा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट रखी है, बी को मैंने जब डबल कर दिया तो रेट डबल हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास बी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करने से रेट जो है 4 टाइम्स हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ए जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। इतना समझ में आया। तो ये है एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे लिए, जहां पे आपको ऑर्डर के लेके जानकारी मिलेगी, और ये क्वेश्चन अभी हमने जो 2 मिनट पहले किया था उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा से और अलग क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास एक रिएक्शन है a + 2b gives c, a + 2b gives c। मुझे कहा गया जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a, ये तो है 2, और विद रिस्पेक्ट टू जो b है ऑर्डर हमारे पास वो है 1। अब मुझे कहा गया अलग अलग केसेस। पहला केस क्या कहा गया है, मुझे रेट बताने हैं, मुझे क्या बताने हैं, रेट बताने हैं हर एक केस में। और पहला केस है जब हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया। पहला केस है कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैंने क्या किया, डबल कर दिया। दूसरा केस है मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है ये मैंने क्या कर दी, डबल कर दी। थर्ड केस हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो तो कर दी डबल, ठीक है, और जो बी की कंसंट्रेशन है वो कर दी हाफ। ठीक है, बी की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, हाफ। फोर्थ केस क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो तो कर दी डबल, और जो वॉल्यूम है आपके पास, थोड़ा वॉल्यूम ऐड करते हैं, वॉल्यूम जो है ए की या फिर चलो बी की वो कर दी मैंने हाफ। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया इनके लिए रेट बताओ। तो देखो पहले नॉर्मल रेट लिखूं अगर मैं, तो नॉर्मल रेट क्या रहेगा मेरे पास, नॉर्मल रेट रहेगा मेरे पास के a रेज़ टू पावर 2 b रेज़ टू पावर 1। ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल रेट है। ठीक है, अब देखो कई बच्चों के कंफ्यूजन ये रहेगी, सर ये 2 का क्या करना है, 2 का कुछ भी नहीं करना। 2 हमारे पास एक स्टोइचियोमेट्री है, और हमने जो रेट का जो एक्सप्रेशन लिखा था उसमें स्टोइचियोमेट्री का कोई भी यूज नहीं था। तो जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्री है उसको कुछ भूल जाओ, कुछ दे भी रखा है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। जो स्टोइचियोमेट्री है आपको वो रेट लॉ में नहीं यूज करनी है, कोई रोल नहीं है उसका। तो देखो मैंने क्या किया है, रेट लिखा है शुरू में के a रेज़ टू पावर 2 b रेज़ टू पावर 1। स्टोइचियोमेट्री का कोई भी रोल नहीं है। अब चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में क्या कहा गया, कंसंट्रेशन ऑफ a डबल करी है, b एज इट इज है, तो क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा मेरे पास k कंसंट्रेशन ऑफ a तो कर दी डबल, यानी कि 2a कर दी, इसकी पावर 2 है, और कंसंट्रेशन ऑफ b एज इट इज है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये k 4a b1 है ना, 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, और a रेज़ टू पावर 2 तो a रेज़ टू पावर 2 ही रहेगा। तो मेरे पास क्या बन गया, रेट बन गया 4k a रेज़ टू पावर 2
बी रेज टू पावर 1। देखो अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि कितना रेट इंक्रीज हुआ है वो निकालने के लिए इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। अरे क्या जरूरत है डिवाइड करने की, आपको दिखता नहीं है कि रेट जो फर्स्ट मेरे पास दे रखा था मुझे उसे कंपेयर में ये 4 टाइम्स है, सारा कुछ तो सेम है, बस ये 4 का ही तो फर्क है, यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा है मेरा ये नया रेट जो आया है। यानी कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करता हूं तो मेरा जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और वो होना भी चाहिए था क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका 2 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में मुझे कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल कर दी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास के ए रेज टू पावर 2 2 बी रेज टू पावर 1। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास के ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 1, और यहाँ पे 2 आगे लिया तो मैं 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो रेट है वो क्या हो गया, डबल हो गया पहले के कंपेयर में, जब मैंने क्या किया कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया। ये आप खुद निकालोगे, ये आप खुद निकालोगे। ए को तो डबल कर दो, बी को हाफ कर दो, चलो बता देता हूं मैं आपको। ए को डबल कर दो, बी को हाफ कर दो, क्या बन जाएगा के ए को डबल कर दिया 2a रेज टू पावर 2 एंड बी को हाफ कर दिया तो 1/2 बी रेज टू पावर 1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया 4 के ए रेज टू पावर 2, और ये हाफ आगे ले आओ, हाफ आगे ले आओ, ठीक है, बी रेज टू पावर 1। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 4 डिवाइड हो गया 2 से 2 बन गया। तो मेरे पास जो रेट आया है नया वो क्या आ गया 2k a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 1। यानी कि जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल किया और b को हाफ कर दिया तो मेरा जो रेट है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वो क्या हुआ है, 2 टाइम्स इंक्रीज मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, वॉल्यूम। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है वॉल्यूम। तो देखो एक चीज है, हम यूज कर रहे हैं बार बार कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। यानी कि जो भी वॉल्यूम में चेंज करेंगे वो नीचे आएगा, जो वॉल्यूम में चेंज करेंगे वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो देखो क्या कहा गया मुझे कहा गया है कि जो आपकी ए की कंसंट्रेशन, जो बी की कंसंट्रेशन है वो डबल कर दी, और वॉल्यूम ऑफ बी जो है वो हाफ भी कर दी। तो के ए रेज टू पावर 2, क्योंकि ए में तो कोई फर्क किया नहीं है। अब देखो जो वॉल्यूम है वो क्या कर दी, हाफ कर दी, और कंसंट्रेशन डबल, यानी कि 2b डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या कर दी, आधी कर दी। तो वॉल्यूम नीचे है ना, तो नीचे करोगे ना, नीचे लेके जाओगे इस फैक्टर को, 1/2 है ना रेज टू पावर 1। तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, फिर क्या बन जाएगा के ए रेज टू पावर 2 4b रेज टू पावर 1। क्योंकि देखो वॉल्यूम हाफ कर दी, मान लो मुझे कहा जाता वॉल्यूम जो है वो डबल कर दी, वॉल्यूम क्या कर दी, डबल कर दी, तो क्या कर देते हैं हम इसको 2 से डिवाइड करते थे, क्योंकि वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम नीचे है हमारे पास, तो फिर क्या बन जाता है, ये b का b रह जाता। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो भी वॉल्यूम में चेंज करोगे वो इनवर्स में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ। और रेट लॉ हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो निकालनी है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था रेट लॉ में, रेट लॉ में हमने पढ़ा था जो रेट है वो इक्वल होता है के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n, है ना। तो के जो है, जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट बतानी है हमें क्या निकालना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमें निकालनी है। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर हमें पता है जो K है उसका फॉर्मूला बन जाएगा रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर, यानी कि n। अब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ना वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि रेट कांस्टेंट के लिए हमें जो है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स नहीं है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये चेंज होता रहता है। कभी ये 0 हो जाएगा, कभी ये 1 हो जाएगा, कभी ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास फिर ऑब्वियस सी बात है रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो देखिए रेट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड, ये होते हैं हमारे पास रेट की यूनिट। अब मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है ना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना, और इसकी पावर क्या है n। अब आपको क्या करना है, अब आपको खाली n की वैल्यू पुट करनी है। मान लो मुझे कहा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
मुझे कहा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मोल पर लीटर रेज टू पावर जीरो, और समथिंग रेज टू पावर जीरो क्या होता है 1, तो यूनिट क्या बन जाएगी मेरे पास रेट कांस्टेंट की, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये मेरे पास क्या बन गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट बन गई। मान लो मुझे कहा जाए ऑर्डर की वैल्यू जो है वो है 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बताओ तो क्या बन जाएगा, ये मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो नीचे मोल पर लीटर बन जाएगा। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, यूनिट पर सेकंड बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, तो यूनिट यहाँ पे क्या बन जाएगी, पर सेकंड बन जाएगी। लेकिन अब एक बात बताओ ना, क्या हम बार बार इतना सारा काम करके देखेंगे? या आपके पास अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर एमएससी एंट्रेंस नेट या गेट की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इन चीजों के ऊपर, इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना टाइम लगाओगे? तो हमें क्या चाहिए, हमें एक शॉर्टकट चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक शॉर्टकट चाहिए कि जिसके थ्रू हम डायरेक्ट एक रिलेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें और हमारा क्या निकल के आ जाए, एक रिजल्ट निकल के आ जाए, ठीक है। तो बात करते हैं उस रिजल्ट के लिए। अब बात करते हैं उस रिजल्ट के लिए, ये यूनिट याद रखो हमारे पास, देखते हैं फिर हमारी जो यूनिट है वो सेम निकल के आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। इस रिजल्ट से देखते हैं कि यूनिट जो है सेम निकल के आएगी या नहीं आएगी। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमें क्या यूनिट निकाली है, जीरो ऑर्डर के लिए निकाली थी हमने मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली थी हमने पर सेकंड। ये खाली चेकआउट करने के लिए है, क्रॉस चेक करने के लिए है कि क्या हम इस रिलेशन से जब यूनिट निकालेंगे तो सेम यूनिट बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए हमारे पास रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट क्या होता है हमारे पास, क्या मेरे पास रेट का फॉर्मूला ये होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। पहले लेक्चर में बहुत बार इसी चीज के ऊपर तो बात की थी, अब भी भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं, के का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, जो कि हमारे पास है रेट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n। कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर -n डिवाइड बाय टाइम, है ना, डिवाइड बाय टाइम। जब हम किसी भी चीज को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी कि पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे प्लस n था, ऊपर जाएगा तो -n। अब देखिए दो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है और जो बेस है दोनों का सेम है, इधर भी कंसंट्रेशन इधर भी कंसंट्रेशन, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -n है। तो जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 -n डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास, मोल पर लीटर। तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 -n, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सेकंड ऊपर चली जाएगी तो पर सेकंड बन जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, पर सेकंड। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक नया रिलेशन आ गया। अब मुझे कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए, अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की, तो मैं इसमें n की वैल्यू पुट कर दूंगा बस। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे कहा जाए आपका ऑर्डर जो है वो 0 है, आपका ऑर्डर क्या है, 0 है, तो 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या बन जाएगा 1 - 0 यानी कि 1। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर कहां से आ गया, इतने से, और पर सेकंड तो है ही, पर सेकंड तो हमारे पास है ही। तो यही यूनिट तो निकाली थी, यही यूनिट तो जीरो ऑर्डर में निकाली थी, सेम आ गई। मान लो मुझे कहा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मुझे कहा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 - 1 0 और समथिंग रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1। तो ये पूरा का पूरा तो हो गया कैंसिल आउट, बच गया क्या, पर सेकंड, बच गया क्या, पर सेकंड। तो पर सेकंड हमारे पास यूनिट यही तो निकाली थी हमने अपने डेरिवेशन में। तो यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए एक रिलेशन निकल के आ गया। मुझे जस्ट n की वैल्यू पुट करनी है। अब n की वैल्यू 100 है, 80 है, -2 है, 2 है, 3/2 है, जो भी है मैं इसमें पुट करूंगा, सिर्फ वैल्यू इसमें पुट करूंगा। n की वैल्यू कुछ भी ले लो, 3/2 ले लो चाहे, तो 3/2 को पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 - 3/2 क्या बन जाएगा, -1/2 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर, सॉरी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए क्या निकाल सकते हो, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो। समझ में आया इतना टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, बस खत्म कर रहे हैं।
आगे कल ही चलेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल और बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो ऑर्डर है वो तो समझ लिया, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, गारंटी लिख के दे सकता हूं। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमने देखा क्या बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जैसा कि मैंने कहा था जो ऑर्डर आपका है वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि जो ऑर्डर है वो मोलिकुलरिटी के इक्वल भी आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर क्या है हमारे पास, कई बार मोलिकुलरिटी के इक्वल भी आ जाता है। तो वो कौन सा केस है जब ऑर्डर मोलिकुलरिटी के इक्वल होगा, वो कौन सा केस है जब ऑर्डर मोलिकुलरिटी के इक्वल नहीं होगा, एंड ऑर्डर हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को लेके बात करेंगे। बाकी मैं बता देता हूँ, ऑर्डर जो है आपका, जो आपका ऑर्डर है वो जनरली रिएक्टेंट के लिए साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, ऑर्डर आपका जनरली रिएक्टेंट के साथ ही लिखा जाता है, क्योंकि रेट में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर को फॉलो करती है। ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एक रिएक्शन है जिनका आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, जैसे कि एक रिएक्शन है 2N2O5 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास 4NO2 प्लस O2 में, और इसका जो रेट है यानी कि वो होगा N2O5 रेज़ टू पावर 1, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मेरा मतलब है कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स करूंगा तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एक आपके पास है H2 जो है, आपके पास H2 पैरा जो है, अगर आपको कन्वर्ट करना है H2 ऑर्थो के अंदर, ठीक है, तो इसके लिए जो ऑर्डर होता है वो कैसे लिखेंगे, पहले तो रेट लिखेंगे के H2 पैरा रेज़ टू पावर ऑर्डर, और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 3/2। ये एक एग्जांपल है एक ऐसी रिएक्शन का जिसका जो ऑर्डर है वो कैसा है, फ्रैक्शनल है। तो मैंने क्या कहा था, ओवरऑल ऑर्डर जो है फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ओवरऑल ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास मान लो है NO2 प्लस में CO है, ये बनाएगा मेरे पास कंबाइन होके NO प्लस में CO। एक है रिएक्शन NO2 प्लस में CO है, ये बनाएगा कंबाइन होके NO2 प्लस में CO। तो इसमें मेरे पास जो रेट लिखना है वो कैसे लिखेंगे, रेट लिखेंगे कि NO2 रेज़ टू पावर ऑर्डर, और इसका ऑर्डर होता है 2, और कार्बोनिल रेज़ टू पावर ऑर्डर जिसका ऑर्डर होता है 0। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 + 0 दैट इज 2। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर पॉजिटिव है, फ्रैक्शनल है, कुछ भी हो सकता है। एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट 3O2 जो है, सॉरी 2O3 जो है वो देता है मेरे पास 3O2, और इसका जो देखना ध्यान से सुनना, इसका जो रेट है वो कुछ इस टाइप से है, रेट इक्वल टू के O3 रेज़ टू पावर 2 O2 रेज़ टू पावर -1। ऑर्डर एक पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या है, माइनस है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर निकाल लो रिएक्शन का तो क्या बनेगा, 2 - 1 दैट इज 1। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने वही कहा, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, बट एक रिएक्शन का जो कंप्लीट रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये O2 जो है यहाँ पर, ये तो आपका प्रोडक्ट में है, और हमने तो कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ का रिलेशन बताती है, ये तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ भी रिलेशन बताती है। ये क्यों, तो ये हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में, और इसका कंसेप्ट हम देखने वाले कल की वीडियो में कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वहां से ये कंसेप्ट निकल के आता है कि हमने यहाँ पर आखिरकार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रेट लो में कैसे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे रेट लिखना हो जाएगा तो रेट मेरे पास क्या है, O3 रेज़ टू पावर 2 O2 - 1। तो आई होप आपको अभी तक की जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।